जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन ऑफ एफएम विच इज़ F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है और आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 13 इयर्स नाउ। और पिछले 13 साल से जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ उसमें मैं मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरा रिश्ता बड़ा पुराना रिश्ता है। सो 2011 से I've been teaching the AFM पेपर और फिर 2012 से I've been teaching the FM पेपर। तो कि तकरीबन जो है वो 10 साल का अरसा जो है वो हो चुका है फॉर टीचिंग FM और 11 साल का अरसा हो चुका है फॉर टीचिंग AFM। इसके अलावा मजीद फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है ICAP में एक पेपर होता है BFD, ICW में एक पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, उसके अलावा ICW के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है। मजीद जो है वो सिमा में एक ज़माने में F3 होता था, अब मैं रिसेंटली सिमा पढ़ा नहीं रहा तो इसलिए मुझे नहीं पता कि सिमा में F3 फाइनेंशियल स्ट्रेटजी किस सब्जेक्ट को कहते हैं, अब किस सब्जेक्ट को कहते हैं। उसके साथ साथ ICMP का SFM। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक बड़ा पुराना रिश्ता है, एक बड़ा गहरा रिश्ता है और भरपूर किस्म का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और अब भी पढ़ा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है देयर इज़ अ बॉडी, यूके बेस्ड बॉडी है जिसका नाम है ACT, एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरर। सो उसके कुछ मुख्तलिफ तरह के लेवल्स हैं कॉर्पोरेट ट्रेजरी के। सो आई हैव कंप्लीटेड दोज लेवल्स विच इज़ एक्चुअली फुल फ्लेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, खैर बहुत ज़्यादा हो गया, वी आर गोना कम बैक टू द सिलेबस। तो ये तो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा एक जनरली आइडिया बता दिया अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड माई रिलेशनशिप। अब हम डिस्कशन करते हैं। आपके सामने इस वक्त जो है वो सितंबर 22 से लेके जून 23 तक का ACCA का FM का सिलेबस आ रहा है। नाउ बिफोर आई गो ऑन डिस्कसिंग दिस FM सिलेबस, मैं कुछ थोड़ा सा आपको जो है वो FM का बैकग्राउंड डिस्कस कर देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल अबाउट। थोड़ी सी इसकी एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, पहली बात तो कुछ तरीके से कि आप बात समझिएगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो सारे लोग पढ़ के आते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबको एक अंदाजा होता है कि व्हाट इज दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपली है कि आप अपने बिजनेस के फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करोगे। अब बिजनेस के फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करोगे, कहाँ पे पैसा लगाओगे, कहाँ नहीं लगाओगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से नहीं लाओगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। तो हम जब FM का सिलेबस पढ़ते हैं तो उस FM के सिलेबस के अंदर कोई मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं जिसमें एक चीज़ ये है कि जी हमारे पास बिजनेस के लिए पैसा लाने की मुख्तलिफ तरह की सोर्सेस क्या क्या हैं। सो वी टॉक अबाउट, वी डिस्कस अबाउट the different type of sources that we have in order to bring the finance into the business. So एक area तो ये है, this is something that we would be discussing, that we would be talking about. फिर उसके बाद पैसा लाते हैं तो पैसा लाने के साथ साथ जो है जो लोग पैसा देते हैं वो उसकी कुछ रिटर्न भी मांगते हैं। तो जो रिटर्न मांगते हैं that is actually called the cost. तो हम फिर इसमें ये भी चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई what exactly is the cost of bringing that money into the business. जैसे आप देखें तो पाकिस्तान के आजकल जैसे हालात हैं या श्रीलंका के जैसे हालात हैं या जो भी मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूबा हुआ होता है, वो मुल्क क्या करता है? वो मुल्क करता ही है कि वो इधर उधर जाता है, मुख्तलिफ तरह के लोगों से पैसा मांगता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मांगता है, मुख्तलिफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से पैसा मांगता है और ऑब्वियसली वो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उनसे उस पैसे के ऊपर रिटर्न मांगते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो अलग बात है कि हमारे पाकिस्तान के साथ तो जो है ना वो ये मसला है कि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मांगा जा रहा बल्कि इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत कुछ मांगा जा रहा है, कॉम्प्लायंस मांगी जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट जो है वो टैक्सेस मांगा जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, सो व्हेन यू मैनेज, व्हेन यू रन अ बिजनेस, तो उस बिजनेस को रन करते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा और जो पैसा आएगा उस पैसे को अल्टीमेटली उसके ऊपर कितना रिटर्न देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट क्या इंकर करनी पड़ेगी। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जब बिजनेस में ये पैसा आ जाता है तो पैसा आने के बाद इस पैसे को आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। क्या इस पैसे को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
क्या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि जी इस पैसे से अल्टीमेटली आप जो है वो नई प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं, आप अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब बिजनेस के अंदर पैसा आ जाता है तो पैसा आने के बाद आप एक काम क्या करते हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद होगा नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी डिस्कस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर उसके साथ साथ जो है वो आप अक्सर और बेशतर क्या करते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, और जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो उस ग्रो करने के लिए आप क्या करते हो, आप किसी XYZ बिजनेस को अक्वायर करते हो, एक चलते हुए बिजनेस को अक्वायर करते हो। तो उस चलते हुए बिजनेस को अक्वायर करते हो तो उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। आपके FM लेवल के ऊपर जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको उस मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज अबाउट बिजनेस वैल्यूएशन वो आना चाहिए। क्या एक बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे अगर किसी बिजनेस को अक्वायर करेंगे। बाकी बिजनेस कौन सा खरीदना है, कैसे पैसे देना है, वो F9 FM लेवल का एरिया नहीं है, वो अल्टीमेटली AFM लेवल के ऊपर जाके एग्जामिन हो रहा होता। तो क्या हो गया कि एक बिजनेस में पैसा कैसे आएगा, और उस पैसा आने के साथ साथ उस पैसे की कॉस्ट क्या होगी, और कॉस्ट आने के साथ साथ उस बिजनेस में जो पैसा होगा उसको कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में अगर लगाएंगे तो क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लगाएंगे। फिर उसके साथ साथ जो है अगर बिजनेस को ग्रो करेंगे, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करते हुए अगर किसी कंपनी को खरीदेंगे, किसी चलते हुए बिजनेस को खरीदेंगे, तो उस चलते हुए बिजनेस को खरीदते हुए कितने पैसे देने होंगे। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू वुड कैलकुलेट एंड दैट यू वुड डिसाइड एंड दैट यू वुड फाइनेंस। फिर उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब भी आप एक बिजनेस चलाते हैं तो एक तो है कैपिटल नेचर की इन्वेस्टमेंट्स, एक होती हैं आपकी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स जो कि रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो कि रोज़मर्रा के मामलात को चलाने वाली चीज़ें होती हैं, और उसको हम नाम देते हैं वर्किंग कैपिटल का। देखें इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले देता हूँ। वो ये है कि जी आपने एक गाड़ी खरीद ली पराडो। अब 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन मसला ये है कि 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के बाद आपके बिजनेस में इस वक्त पैसे नहीं हैं। अब वो पैसे ये नहीं है कि जी इतने पैसे नहीं है कि आप अपनी ड्राइंग्स कर सकें, सैलरीज देना तो सैलरीज भी नहीं दे पा रहे, आप बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बिजनेस डाउन हो गया, आपके कस्टमर्स आपको पैसे नहीं दे रहे, बिजनेस डाउन हो गया। तो वो पराडो ना सिर्फ खड़ी रहेगी। उसकी रीजन है आपके पास तो जो ड्राइंग करने के पैसे नहीं है, तो आप अल्टीमेटली पेट्रोल क्या भराओगे उसके अंदर, आप डीजल क्या भराओगे उसके अंदर, आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस क्या करोगे, उसको ऑयल क्या चलाओगे। तो कहने का मकसद है बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, लेकिन उस बड़े बड़े एसेट्स को चलाने के लिए छोटे छोटे पैसे चाहिए होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है बड़ा बड़ा काम जो है ना वो छोटे छोटे पैसे खराब कर देते हैं। सही है। तो मेजॉरिटी बिजनेसेस जो है ना वो एक चीज़ में बड़ा स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, विच इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? रोज़मर्रा के अखराजात चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। भाई बड़ी बड़ी मशीनें डाल दी, फैक्ट्री बना ली, 10 एकड़ पे फैक्ट्री बना ली, 10 मशीनें डाल दी, 20 मशीनें डाल दी, आपने जो है वो 2 अरब रुपए की फैक्ट्री की ज़मीन ले ली, आपने 4 अरब रुपए की मशीनरी लगा दी, 6 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर खरीदने जा रहे हो उधार पे खरीदो, अगला बंदा रेट ज़्यादा लगा रहा है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपको जो है वो रुपए की चीज़ 1.5 रुपए की मिल रही है, 1.25 रुपए की मिल रही है। आप तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, आपको कोई अपने अपग्रेडेशन रोजमर्रा के मामलात के लिए पैसे नहीं है, तो मतलब हजारों तरह के पैसे नहीं है, तो वो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी होता है, विच इज अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि यू नीड टू नो कि हाउ टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, रोजमर्रा के पैसे किस किस तरह से चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, तो उस सब कुछ को मैनेज करना भी हम सीखेंगे। देन फिर उसके साथ साथ जो है जब भी कोई बिजनेस चलता है तो उस बिजनेस के अंदर ओवरऑल उस बिजनेस के अंदर एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। वो क्या रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? वैसे तो खैर बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन के एतबार से 2 रिस्क हैं जिसको हम पढ़ेंगे। वो क्या 2 रिस्क हैं जिनको हम पढ़ेंगे? तो जो 2 रिस्क हैं जिनको हम पढ़ेंगे उसमें एक जो रिस्क है आपके पास वो है करेंसी रिस्क, और दूसरा जो आपके पास रिस्क है वो है आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं आपको छोटी सी 1-2 चीजें समझाता हूं।
देखें, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हर कंपनी कर रही होती है, और जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होती हैं वो इंपैक्टेड होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। अब आप सोचें, आप इमेजिन करें कि मैं थोड़ा सा अगर हमारी हिस्टोरिकल पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, तो जब 2001 में मुशर्रफ का जब दौर शुरू हुआ, तो मुशर्रफ का दौर शुरू हुआ, उस वक्त से लेके मुशर्रफ का दौर जब एंड हुआ तो आपका डॉलर 60 रुपए का था। मुशर्रफ का दौर गया, और मुशर्रफ का दौर जाने के बाद जो है वो अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी आया। आसिफ अली जरदारी आए तो आसिफ अली जरदारी आने के साथ साथ हुआ ये कि डॉलर 60 रुपए से बढ़ बढ़ के आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में मेरे ख्याल में 85 रुपीज पे एंड हुआ था। अच्छा जी, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत चली गई, जाने के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर ये डॉलर 105 पे था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एंड हुई। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एंड हुई 105 पे था, और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, उसमें आपके पास चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क, एक्स चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। वहां पे ये रेट हो गया था डॉलर का 120 रुपए। फिर अचानक से खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो खान साहब की गवर्नमेंट आई तो खान साहब की गवर्नमेंट में अचानक से ठक करके डॉलर को 145 150 इस तरीके से कर दिया। फिर बढ़ते बढ़ाते जब जो है वो ये खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो तकरीबन डॉलर 177 रुपए का था। अब जब ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जो सो कॉल्ड इंपोर्टेड है भी या नहीं है पता नहीं क्या है, तो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, तो आज हम 204 205 206 की बातें कर रहे हैं, और शायद जो है वो हम दिसंबर के अंदर जब खड़े होंगे तो हम 220 की बातें कर रहे होंगे, और शायद हम जो है वो जून के अंदर जब खड़े होंगे तो हम शायद 240 की बातें कर रहे होंगे। और अगर इस दौरान जो है वो इलेक्शंस आ गए, और इलेक्शन आने का एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, तो वहाँ 10-20 रुपए और डॉलर की डिवैल्यूएशन हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह जो है वो हमारे मुल्क पे मेहरबान हो जाए और हमारे मुल्क के हालात सही हो जाए, वरना ये 260 280 एक्सेट्रा चला जाएगा। अब आप एक चीज सोचें, आपकी बहुत सारी चीजों की इंपोर्ट है, केमिकल इंपोर्ट, दूध पाउडर इंपोर्ट, आपके पास जो है वो टेक्सटाइल केमिकल्स इंपोर्ट, बहुत सारी तरह के मुख्तलिफ तरह के फूड कलर्स, एडिटिव्स, ये वो, आपका जो है वो कनोला सीड्स इंपोर्ट, आपके मुल्क में अगर जो बारिशें गलत टाइम पे हो जाएं, आपके मुल्क में सैलाब आ जाए तो आपकी गंदम की काश्त नहीं हो तो आपकी वीट की इंपोर्ट, सही है, आप हजारों तरह की चीजें इंपोर्ट करते हैं। गाड़ियों की CKD किट्स इंपोर्ट हो रही हैं, यहाँ तो गाड़ियां तो कोई भी मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, सारे असेंबलर बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, मैन्युफैक्चरर तो कोई है ही नहीं, हर किसी को बस एक ही काम आता है, प्लांट लगा दिया, असेंबली कर रहे हैं, जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, या उठा के असेंबल कर रहे हैं। सिर्फ मुश्किल से सीटें पाकिस्तान में बनती हैं, बम्पर शंपर पाकिस्तान में बनते हैं, लाइटें वाइटें पाकिस्तान में बनती हैं, बाकी इंजन विंजन जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, चेसिस वेसिस, वो सब कुछ तो इंपोर्ट होके आ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो $1,000 की जो इंपोर्ट होती थी, वो $1,000 की इंपोर्ट जब 60 रुपए का डॉलर था तो 60,000 रुपए की होती थी। $1,000 की इंपोर्ट जो है वो जब डॉलर 90 रुपए का था तो वो 90,000 रुपए की इंपोर्ट होती थी। आज वो 1,000 रुपए की इंपोर्ट जो है वो 2,05,000 रुपए की हो गई। तो भाई एक बात सुनो, जब ये सारी इंपोर्ट 2,05,000 रुपए की हो गई है तो अल्टीमेटली यही होगा ना, अल्टीमेटली यही होगा, क्या होगा कि जी जो है वो जो आपके पास गाड़ियां हैं जो कि शायद जो है ना 12-12 15-15 लाख की गाड़ियां मिलती थी, आज वो 35-35 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां हो गई। अच्छा भाई, जो आपके पास जो है वो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होता था, वो क्रूड ऑयल अगर जो है वो $100 का भी था, तो $100 का क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट होता था 150 रुपए के रेट पे, तो उसका रेट अलग था, आज वो 202 पे इंपोर्ट हो रहा है, रिफाइनरी में जा रहा है, रिफाइनरी की कॉस्ट अलग इंकर हो रही है, तो अल्टीमेटली हम कहाँ खड़े। तो कहने का मकसद कुछ तरीके से कि जब एक बिजनेस ऑपरेट करता है तो वो करेंसी का रिस्क फेस करता है। क्या करेंसी का रिस्क फेस करता है कि एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वो बिजनेस रिस्क फेस करता है। अगली बात, देन देयर इज दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां देती हैं, वो कभी भी कैश पे गाड़ियां नहीं खरीदती, वो बैंक्स पे जाती हैं। आई रिपीट, जो कंपनीज होती है ना वो बैंक्स पे जाती हैं, वो खुद से गाड़ियां नहीं खरीदती। एक छोटी से छोटी ऑल्टो भी देनी होती है ना, कंपनी नहीं खरीदती। अब तो सुजुकी ने सुना है 8.5 लाख रुपए की मेहरान लॉन्च कर रहा है, तो खैर एक ऑल्टो भी देनी होती है ना, जो कि आज 17-18 लाख रुपए की है, वो ऑल्टो भी कंपनी बैंक से खरीदती है।
फिर उसके ऊपर की गाड़ियां करते कराते फॉर्च्यूनर तक जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां देती हैं वो बैंक से देती हैं। खैर अब तो कोई पॉलिसी चेंज हो गई ऑटो की, तो बैंक फाइनेंसिंग के ऊपर भी कोई चेंजेस आ गई हैं, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। अब अभी जब पीटीआई गवर्नमेंट थी, जब इमरान खान साहब का दौर था, तो उस वक्त बैंकों के जो रेट जो हमारा इंटर बैंक का रेट चल रहा था वो 7-7.25% चल रहा था। 7.25% का रेट हुआ, फिर 7.25% का रेट हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप सोचें, इमेजिन करें कि जब आप किसी बैंक से गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, तो बैंक वाला जो है ना, जो इंटर बैंक का रेट होता है, इसको हम कहते हैं काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, काइबोर। उस काइबोर पे कोई अपना स्प्रेड लगाता है। अब वो अपना स्प्रेड क्या लगाता है, मे बी पॉसिबल वो अपना स्प्रेड लगाएगा कोई मुश्किल से जो है वो 2%, 2.5%, 3%, 4%। वैसे जो इंडिविजुअल कस्टमर होता है ना, जो कंज्यूमर होता है, हम उसको बैंक 4-4.5% लगाती है। शायद किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को देती है तो 2.5%, 3% लगाती है। कहने का मकसद है, अगर लेट्स से कि बैंक ने 3% जो है ना स्प्रेड लगाया, तो वो बंदा जो अगर काइबोर 7.75% चल रहा था और 3% बैंक ने लगाया, तो 10.75% के ऊपर बैंक से गाड़ी निकल रही थी, यानी सालाना इंटरेस्ट 10.75% था। अब ना सिचुएशन ये हुई कि आज हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ बढ़ा के 12.75% हुए, फिर अभी शायद और 2-2.25% बढ़ा है। तो अगर ये 14-14.5% का इंटरेस्ट रेट हो गया, तो अब अगर आप एक चीज देखें तो 14.5 वाले की जो इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई वो 17.5% के ऊपर आ गया वो। यानी कहाँ जो है वो 10.75% से आप बढ़ के जो है वो 17.5% पे आ गए। 6.75% एनुअल आपकी जो है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ गई। तो अगर लेट से आपने बैंक से गाड़ी फाइनेंस कराते हुए 2 मिलियन की फाइनेंसिंग ली थी, अगर मोटा मोटा हिसाब करूं तो 2 मिलियन को आप मल्टीप्लाई बाय अगर 6.75% करोगे तो 1,35,000 रुपए पूरे साल की कॉस्ट बढ़ गई। डिवाइड बाय 12 करते हो तो डिवाइड बाय 12 करके 11,250 रुपए महीने की कॉस्ट बढ़ गई। यार आसान थोड़ी है, 11,250 रुपए आपकी महीने की कॉस्ट बढ़ गई। अब जरा समझने वाली बात है, ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रेट की एडवर्स मूवमेंट हुई जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो गया। आई रिपीट, ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ये इंटरेस्ट रेट की एडवर्स मूवमेंट हुई और उस एडवर्स मूवमेंट होके बिजनेस को नुकसान हो गया। अब जरा समझने वाली बात, एक बिजनेस को क्या करना होता है, एक बिजनेस जब ऑपरेट कर रहा होता है तो ये सारे अपने पैसों को मैनेज करने के साथ साथ जो है वो बिजनेस अल्टीमेटली एक और काम ये करता है कि वो बिजनेस अपने पैसों को मैनेज करने के साथ साथ दे फेस द रिस्क, करेंसी के रिस्क को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मैनेज करना, तमाम चीजें भी फेस कर रहा होता है। सो एज अ बिजनेस ओनर आपको इन तमाम चीजों का भी ख्याल करना होता है। तो हम यहाँ पे अपने एफएम के सिलेबस के अंदर ये चीजें भी पढ़ देंगे कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होती है, करेंसी की, इंटरेस्ट की। अगेन बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, एएफएम लेवल के ऊपर जाके बहुत कुछ है, लेकिन स्टिल इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स एंड वी वुड बी डिस्कसिंग इट एंड वी वुड बी गोइंग थ्रू इट। तो खैर, अब मैं आपको देखें एक चीज समझा चुका हूं कि जब हम एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि आपको ये मुख्तलिफ तरह की चीजें जो है ना उसको मैनेज करना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू मैनेज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। अब अगर आप यहाँ पे इस सिलेबस को देखेंगे तो आपके सामने एफएम का पूरा सिलेबस है, उसमें मुख्तलिफ सिलेबस सेक्शंस है और उस सिलेबस सेक्शंस के अंदर ये आपके जो सारे के सारे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बता दिया कि जी कैसे आपने रोजमर्रा के मामलात को मैनेज करना है, कैसे रिसीवेबल को मैनेज करना है, कैसे पेबल को मैनेज करना है, कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, कैसे कैश को मैनेज करना है, इन सबको कैसे मैनेज करना, दैट इज समथिंग दैट वी वुड बी डिस्कसिंग। इन एडिशन टू दिस हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे होंगे कि जी किसी नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट करूं ना करूं। अच्छा जी, इसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स देख रहे होंगे कि यार इन्वेस्ट करूं ना करूं, अलग अलग टेक्निक के थ्रू वी वुड एक्चुअली बी डिसाइडिंग कि इन्वेस्ट करना कि हमारे लिए एज अ बिजनेस फायदेमंद है या नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट वी वुड बी डूइंग। फिर उसके साथ साथ बिजनेस फाइनेंस, उसमें दो चीजें कवर अप कर रहे होंगे कि भाई बिजनेस को पैसा चाहिए तो कहां कहां से ले सकता है, और अगर पैसा चाहिए तो कहां कहां से ले सकता है, के साथ साथ जो है वो अल्टीमेटली इस बिजनेस की, इस पैसे की कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी वुड बी डिस्कसिंग। देन साथ में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बता दिया करेंसी और इंटरेस्ट रेट।
देन बिजनेस वैल्यूएशन, अगर किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस को खरीदते वक्त उसकी वैल्यूएशन कितनी की जाए, कितनी ना की जाए, क्या क्या मुख्तलिफ तरह की वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके साथ ये दो एरियाज हैं जो कि थोड़े से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक चीज़ ये आ रही है कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन में आपको जनरली बता रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन का मेजर ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या होता है, क्या नहीं होता। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में किस किस तरह से एक बिजनेस ऑपरेट करता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर गोना बी कवरिंग अप। तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड अप, और इसमें ये प्योरली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब नाउ अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं, विच इज एक्चुअली अबाउट कि यार ये सिलेबस आपका जो है वो एग्जामिन किस तरह से होता है। आई मीन दैट इज ऑल्सो कि भाई ये सिलेबस एग्जामिन किस तरह से होता है। तो जिस तरह से तमाम के तमाम फंडामेंटल लेवल के पेपर्स एग्जामिन होते हैं, यानी पीएम यानी जो अप्लाइड स्किल्स के पेपर हैं, उसी तरह से ये वाला पेपर भी एग्जामिन होता है, विच इज यू विल हैव सेक्शन ए। उस सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो है वो 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड दे गोना बी ऑफ 2 मार्क्स ईच। फिर इन एडिशन टू दिस जो है वो आपके पास सेक्शन बी के अंदर 3 केस ओटीक्यूज आएंगे, जो कि 10 मार्क्स ईच का होगा। केस ओटीक्यूज में क्या होता है, एक छोटा सा मिनी केस स्टडी आपको दे दी जाती है। उस केस स्टडी के साथ साथ जो है वो आपको क्या होता है, आपको 5 ओटीक्यूज दे दिए जाते हैं। हर ओटीक्यू जो होता है वो हर ओटीक्यू इज एक्चुअली ऑफ 2 मार्क्स। तो एक छोटा सा मिनी केस होगा, उसमें 5 ओटीक्यूज आपको दे दिए जाएंगे, तो उस 5 ओटीक्यूज को आपको आंसर करना होगा। और आखिरी जो सेक्शन सी है, वो सेक्शन सी आपके पास जो है वो बेसिकली 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होंगे। क्या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, एक केस स्टडी होगा, उसके अंदर या तो आपको स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट के ऊपर कुछ काम करना होगा, या फिर आपको वर्ड पे काम करना होगा, या फिर आपको दोनों पे काम करना होगा, जो कि एसी से सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करोगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोना डू। ना अब एक चीज जरा समझिएगा, एक चीज जरा देखिएगा। बेसिकली जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी, उसमें पूरा सिलेबस में से कुछ भी एग्जामिन हो सकता है, लेकिन जो सेक्शन सी है उसमें एग्जामिनर ने आपके लिए आसानी कर दी है। उसने बता दिया है कि सेक्शन सी जो है ना वो कहाँ से आएगा, विल मेनली कम फ्रॉम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पक्का करना है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर बिजनेस फाइनेंस एरियाज ऑफ द सिलेबस। तो मेजरली ये 3 एरियाज, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस फाइनेंस, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मतलब क्या हुआ, वैल्यूएशन कहाँ आएगा, सेक्शन ए बी। मतलब क्या हुआ, रिस्क मैनेजमेंट कहाँ आएगा, सेक्शन ए बी। तो हमें इस तरीके से अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब नाउ अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। सो उसको मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि मेरी सिलेबस को कवर करने की अप्रोच क्या होगी। देखिए, मैं जो सिलेबस डिलीवर करता हूं ना, दैट इज थ्रू द ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड। क्या मतलब ब्लेंडेड मोड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जब आप हमारे पास इनरोल होते हैं, सो यू गेट अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसमें ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैंने लाइव क्लासेस के लिए रखे होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी देयर। फिर ये होता है कि इन एडिशन टू दिस, मैं आपको जो पहली क्लास होगी आफ्टर दिस ओरिएंटेशन, आई वुड बी शेयरिंग अ प्लानर विद यू पीपल कि यार आपने कब कब तक किस किस वक्त तक क्या क्या चीज करके रखनी। देन उसके बाद जो तीसरी चीज होगी वो ये होगी कि यू वुड बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आई विल बी देयर, अदर स्टूडेंट्स वुड बी देयर। एडमिन ओनली ग्रुप नहीं होगा, इंटरैक्टिव ग्रुप होगा, इंटरैक्ट कर सको। चौथी चीज ये होगी कि हमारी एक वीकली लाइव क्लास होगी। वो वीकली लाइव क्लास का एक एजेंडा होगा एज पर द प्लानर, कि भाई ये एजेंडा है, इस एजेंडा से जो है वो हमने कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके साथ साथ जो है देयर आर गोइंग टू बी असाइनमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन। जो हर सिलेबस का सेक्शन है, उस सिलेबस के सेक्शन के एंड पे देयर आर गोइंग टू बी असाइनमेंट्स, जिसकी एक सर्टेन डेडलाइन होगी विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लाई विद, और उस पर आपको सबमिट करना होगा। डेडलाइन तक सबमिट कर दिया, मार्क करके दे दूंगा, नहीं सबमिट किया, मार्क करके नहीं दूंगा। देन फिर उसके साथ साथ जो है वो लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम, लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम जो है हम क्या करेंगे,
हम करेंगे कुछ तरीके से कि लास्ट मंथ बिफोर द एग्जाम हम एक 3 से 5 दिन का लाइव रिवीजन सेशन करेंगे, जो कि तकरीबन 5 से 8 घंटे ईच की क्लास होती है। 5 से 8 घंटे ईच की क्लास होती है। दैट इज समथिंग दैट वी विल बी डूइंग। तो जब हम वो क्लासेस कर रहे होंगे तो उन क्लासेस के थ्रू जो है वो आपका पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा होगा। सो बेसिकली आप जो है वो इट्स वन ऑफ दोज पेपर्स जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर है। यू वुड लव टू स्टडी दिस पेपर, यू वुड लव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस पेपर। आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। और एक चीज़ मैं ज़रूर एक बात बता दूं कि देखें, बात जो है ना वो अगर कोई बात 15 मिनट में की जाती है तो मैं नहीं चाहता वो बात 1 घंटे में करूं मैं। तो अगर कोई बात 15 घंटे में की जाती है तो आई वुड ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मेरा कोशिश होती है कि आई वुड ट्राई टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस रादर देन फोकस मोर ऑन द डिस्कशंस हियर एंड देयर। तो वो उससे बेहतर है कि वी शुड फोकस मोर ऑन द प्रैक्टिस। तो इंशाल्लाह दिस F9 इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज सिलेबसेस जिसमें आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मजा आ जाएगा भरपूर किस्म का, एंड यू वुड लव टू एक्चुअली स्टडी दिस कोर्स विद मी। सो भाई इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोना कंटिन्यू फर्दर। हम उसमें जो है वो मजीद चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और मजीद मामलात को डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर्स को देखते रहिएगा, और प्लानर के तहत जो है कीप कमिंग टू द लाइव क्लासेस सो दैट वी कुड कंटिन्यू डिस्कसिंग और अपनी क्वेरीज डिस्कस करते रहें। So thank you very much all of you. Thank you for your time. Thank you for attending the session.